जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यूनिट नंबर 8 दैट इज़ एनर्जेटिक्स, इसकी एक्सरसाइज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करते हैं। जी तो बच्चों, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, टोटल ये 6 क्वेश्चंस हैं और इनको हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, एक्सो का मतलब होता है हीट का बाहर निकलना, एंडो का मतलब है हीट का अंदर जाना। ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट बाहर निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, और ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिएक्शन के दौरान सिस्टम में चली जाती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। चलें इसको किसी एग्जांपल से हम कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है और उसमें एवोल्यूशन ऑफ हीट होगी, यानी हीट बाहर आएगी, इसको एक्सोथर्मिक अभी मैंने बताया। और इसमें आप देख सकते हैं हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज़ डिक्रीजेज, यानी वो नेगेटिव होगी। तो ये डायग्राम है इसकी, इसको आप नोटिस कर लें। उसके बाद एग्जांपल्स आप ले सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, कि कार्बन का ऑक्सीजन से मिलना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, नेगेटिव 393.5 किलो जूल्स एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। पानी के बनने में भी एनर्जी रिलीज़ होती है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और उसके बाद कार्बन का ऑक्सीजन से मिलना इन अ लेसर ऑक्सीजन कंडीशंस, कार्बन मोनो का बनना, तो दैट इज़ गोइंग टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन ये एक्सो में लिख दिया गया है, इसको आपने एंडो में याद करना है, ठीक है। सो दीज टू एग्जांपल्स आर इनफ। उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज़ देयर, सो इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन में ट्रांसफर्ड हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि आपका जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा और आसपास का जो माहौल है वो ठंडा हो जाएगा। इसमें होता क्या है? फॉर एग्जांपल, हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम एंड द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज, यानी पॉजिटिव इंथैल्पी आपको नज़र आएगी। इसमें आप ये डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस इज गिवन। इसमें अब पॉजिटिव इंथैल्पीज़ हैं, यानी कि अब बीकर में हीट जा रही है, ठीक है, ये आपको एरोस नज़र आ रही हैं। सराउंडिंग से अंदर हीट जा रही है, सराउंडिंग कूलर हो रहा है, यानी ठंडा हो रहा है सराउंडिंग। हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना है, इसमें एग्जांपल ले लें। कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से आप कह लें कि सॉरी, कार्बन को जब वाटर में आप ऐड करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है, इसे वाटर गैस कहते हैं। तब भी ये आप कह लें कि एग्जांपल रहेगी एंडोथर्मिक रिएक्शन की। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस, जब ये बिजली चमकती है तो हवा की नाइट्रोजन हवा की ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, तो ये भी एक यू कैन से एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इनकी हीट वैल्यूज़ भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि डिफाइन एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी को डिफाइन करें। ओके, सो द अमाउंट ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी, यानी किसी भी रिएक्शन में जब हीट अंदर जाए या बाहर आए, इसको आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। सो इट इज़ इट्स साइन इज़ नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक एंड पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इन साइंस की स्टडी की। सो एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज़ मेजर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी आप 25 डिग्री, जिसे रूम टेम्परेचर कहते हैं, 298 केल्विन, इस पे आप मेजर कर सकते हैं। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो नॉर्मल प्रेशर होता है हमारे इस वक्त फेफड़ों में भी लग रहा है, बीकर की सरफेस पे भी लग रहा है। सो लेट्स से दैट कि ये बीकर है, इसकी सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो वो प्रेशर 1 एटीएम या 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, ये प्रेशर लग रहा है। सो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी, और इसको डेल्टा एच और इसके ऊपर छोटा सा सिफर लगाएंगे, इससे हम जाहिर करते हैं। सो लेट्स से दैट कि कार्बन ऑक्सीजन से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो बहुत सी हीट रिलीज़ होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कोक है, अगर आप कोक को जलाते हैं तो बहुत सी हीट रिलीज होती है। जैसे कोयला है, तो कोयला समझ लें आप, कोयला जलता है तो ऑक्सीजन की मदद से जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उसमें कुछ पानी भी होता है, वो भी बनता है। तो बहरहाल यू कैन से कि प्योर कार्बन है। और अगर आपके पास डायमंड है, उसको आप 4000 डिग्री पे गर्म करें और ऑक्सीजन से मिलाएं तो और हीट खारिज करेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन से जब मिलता है तो वो नेगेटिव 393.5 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज़ कर देगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, भी मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में करवाया था कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं आपस में, और ये जब आपस में मिलेंगे तो दे विल रिलीज एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ 53.8 किलो जूल्स।
उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है जी, व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है। तो रेस्पिरेशन दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एनारोबिक ऑक्सीजन। हमारी बॉडीज़ के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो जब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जैसे लेट्स से समटाइम मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो फिर वो आप कह लें कि प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बनाते, बल्कि वो प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड बना देते हैं। तो हमारे मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। बहुत से बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो लिहाजा इसकी एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। यानी ऐसी रेस्पिरेशन या ऐसा एक प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रही, जानदार ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर रहा, दैट इज़ एनारोबिक। अगर कोई जानदार बैक्टीरिया या कोई भी जानदार एनिमल्स वगैरह, इंसान वगैरह, ये अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड दी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी फ़िलहाल एनारोबिक एनारोबिक बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसमें डेफिनेशन लिख लें आप, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ इन एडिशन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी particles must have the effective collisions is called the activation energy। ठीक है, इसको आप याद कर लें। उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में? तो कैटलिस्ट एक ऐसा कह लें कि स्पीशी है, जैसे एक मैच हो रहा है और उस मैच में आपको अंपायर नज़र आता है, तो अंपायर एक कैटलिस्ट है, क्योंकि अंदर खिलाड़ी ए टीम से हैं, बी टीम से हैं, लेकिन अंपायर ने खेलना तो है नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो रिएक्शन करवा रहा है, यानी मैच को करवा रहा है। तो कभी कभी आपकी बॉडी में सेल के अंदर भी बहुत से रिएक्शंस हो रहे हैं और वो एंजाइम्स करवा रहे हैं। एंजाइम्स बेशक न टूटते हैं न फूटते हैं, बट ये रिएक्शंस बॉडी में करवाते हैं, तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ अ कैटलिस्ट। ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है लेकिन रिएक्शन में यूज़ नहीं होता, तो इस तरह की बॉडी को आप कैटलिस्ट कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घी को, ऑयल को घी बनाना चाहते हैं, तो निकल चाहिए आपको। तो अगर निकल का कंटेनर होगा, उसमें आप उसको गर्म करेंगे ऑयल को, और हाइड्रोजन गैस का स्प्रे करेंगे उस कंटेनर के अंदर, तो फिर वो ऑयल से घी बन जाएगा। उसमें भी कैटलिस्ट चाहिए। तो कैटलिस्ट कैटलिस्ट की बड़ी किस्म है। ठीक है, तो एंजाइम्स भी कैटलिस्ट हैं, मेटल्स भी एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं, और नेचुरल लाइफ में मैंने एम्पायर की एग्जांपल भी आपको दे दी। अब सवाल किया जा रहा है, अभी जिस तरह बात हो रही थी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस करें, तो ये टेबल एक अच्छी पहचान है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब लेट्स से दैट कोई ऐसे सेल्स हैं जो ग्लूकोज का इस्तेमाल करके, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन समटाइम्स ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते कोई भी जानदार, कोई भी सेल्स, तो वो क्या करते हैं कि वो इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट के तौर पे बना देते हैं, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, या फिर वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करके लैक्टिक एसिड बना देते हैं। तो यू कैन से कि अल्कोहल का बनना ग्लूकोज की मदद से, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं, या ग्लूकोज की मदद से लैक्टिक एसिड का बनना, इसको भी फर्मेंटेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब सेल अल्कोहल बना रहा है साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, लेकिन अगर सेल जो है, मतलब सेल की नेचर पे डिपेंड करता है कि सेल कैसा है। सेल क्या ग्लूकोज का इस्तेमाल करके उसमें अल्कोहल बना रहा है, तो उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, कैटलिस्ट हैं, वो कुछ अल्कोहल बनाने वाले हैं। लेकिन अगर सेल ग्लूकोज का इस्तेमाल करके लैक्टिक एसिड बना रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड शर्त नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड साथ बनेगी नहीं। इस अमल को फर्मेंटेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन कंप्लीट करता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। यहाँ पर सारा का सारा ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। साइंसदानों ने ये देखा कि एक सेल जो है वो 36 एटीपीज बना सकता है एक ग्लूकोज के पार्टिकल से, लेकिन फिर साइंसदानों ने देखा कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता अगर, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपीज बना के देगा। अब एटीपीज क्या हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, बेसिकली ये सेल के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक मॉलिक्यूल है, इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। उसके बाद लोकेशन कहाँ होती है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो आपके सेल के साइटोप्लाज्म में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होती ही है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ नज़र आएगी साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है, एसिटाइल को ए बनता है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होता है, एसिटाइल को ए चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो फिर अंदर जाने के बाद क्रेब्स साइकिल जैसे रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जैसे रिएक्शंस होते हैं।
और जबकि ग्लाइकोलिसिस जो है यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और सारा का सारा अमल साइटोप्लाज्म में होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए एनर्जी भी कम बनती है 2 ATPs, और यहाँ पे एनर्जी भी इसलिए ज़्यादा बनती है, दैट इज 36 ATPs। उसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। और एनर्जी में देखें तो हम 36-38 ATPs लिखा हुआ है आपकी बुक में, और इसमें 2 ATPs बनती हैं। आई होप सो आपने ये बातें थोड़ी सी मेमोरी में रख ली होंगी, एंड दैट इज़ दी इम्पॉर्टेंट मोस्ट बातें जो मैंने आपसे शेयर की फॉर दीज 6 क्वेश्चंस। बट द स्टोरी इज़ नॉट ओवर। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी हल करते हैं, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं आपकी बुक के, इनको भी हल करते हैं। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें। So thank you so much, and do subscribe this channel. Thank you for watching. GS Academy.